आज हमने पढ़े हुए फ्रेनल्स हाफ पीरियड जोन या फ्रेनल के अर्धावर्ती कटिबंध। फ्रेनल ने क्या किया, ये कोई तरंगागर था, कोई वेव फ्रंट था एबीसीडी कोई वेव फ्रंट है, कोई तरंगागर है। इस वेव फ्रंट या तरंगागर को उसने वृत्ताकार रूपों में काट दिया और वृत्ताकार रूपों में काट दिया, छोटे छोटे वृत्त बना दिए। इसको ही कहते हैं फ्रेनल के अर्धावर्ती कटिबंध, जो उसने गोल गोल काटा है इसको। अब देखिए, इसके बिल्कुल केंद्र से लेकर और पॉइंट P है जहां पर मेरे को तीव्रता ज्ञात करनी है, वहां पे मेरे को इंटेंसिटी फाइंड करनी है लाइट की। वो जो बिंदु है इस O पॉइंट से वो B दूरी पर B डिस्टेंस पर पॉइंट है। अब फ्रेनल के अर्धावर्ती कटिबंधों का जो रूल है मेन, वो ध्यान रखना है कि उसने ये कहा कि दो जो क्रमागत अर्धावर्ती कटिबंध होते हैं उनमें पथांतर λ/2 और कलांतर पाई का होता है। पाई का फेज डिफरेंस होता है और λ/2 का पाथ डिफरेंस होता है। अगर ये दूरी B है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, यहां से इसको मिलाओगे तो B प्लस λ/2, क्योंकि ये λ/2 इससे क्या है, आगे है, इसलिए ये हो जाएगी दूरी B प्लस λ/2। यानी कि पहला जो कटिबंध है M1 वो B प्लस M1 पॉइंट इतनी दूर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट जो M2 पॉइंट होगा वो आगे B प्लस 2 λ/2 दूर हो जाएगा। और तीसरा जो पॉइंट M3 होगा वो B प्लस 3 λ/2 दूर हो जाएगा। और N में मैं बात करूं, कोई N मेरे पास है, Nth कोई भी कटिबंध है, Nth जोन है, Nth जोन कितनी दूर हो जाएगा, B प्लस N λ/2 दूर हो जाएगा। तो ये सबकी क्या है, दूरियां हो गई। ये B दूर हो गया, ये B प्लस λ/2, दूसरा B प्लस लैम्डा। देखो इनकी त्रिज्याएं, जो पहला अर्धावर्ती कटिबंध है उसकी त्रिज्या हो जाएगी R1, दूसरे जोन की रेडियस हो जाएगी R2, तीसरे जोन की रेडियस हो जाएगी R3, तो nवें जोन की रेडियस हो जाएगी Rn। और पहला टॉपिक इसके अंदर यही आ जाएगा, रेडियस ऑफ जोन, रेडियस ऑफ जोन्स यानी कि कटिबंधों की त्रिज्या। देखो रेडियस ऑफ जोन फाइंड करनी है, अब सीधी सी बात है, आप ट्रायंगल ले लो OMNP, और इसके अंदर क्लियर दिख रहा है O से P तक है डिस्टेंस B, MN से P है B प्लस N λ/2, और ये वाली डिस्टेंस है जी Rn। मुझे Rn की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि B प्लस N λ/2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये Rn स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, इसका होल स्क्वायर खोल देना है, B स्क्वायर प्लस N स्क्वायर λ²/4 प्लस NB लैम्डा इज इक्वल टू Rn स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, N स्क्वायर λ²/4 सिंस बहुत ही नेग्लिजिबल है, N स्क्वायर λ²/4 इज वेरी स्मॉल, तो इसको मैं नेग्लेक्ट कर देता हूं, इस टर्म को, बच जाएगा Rn इज इक्वल टू दिस, यानी कि Rn की वैल्यू आ जाएगी √NB लैम्डा, क्योंकि जब मैं इसको करूंगा तो Rn स्क्वायर NB लैम्डा है तो उसका अंडर रूट लगा देंगे इधर, ये आ जाएगा जी रेडियस। अब ध्यान दीजिए, पहले जोन की रेडियस R1, दूसरे जोन की रेडियस R2, तीसरे जोन की रेडियस R', nवें जोन की रेडियस Rn का जो अनुपात है वो देखिए 1:√2:√3 यही है। n की वैल्यू 1 रखो, √1 n की 1, 2 रखो √2, 3 रखो √3 (n)। इस तरीके से इनकी रेडियस का रेशो आ जाता है। अब बात करते हैं एरिया क्या होगा जोन का। सेकंड पॉइंट, एरिया ऑफ जोन्स, कटिबंधों का क्षेत्रफल। तो एरिया कैसे निकालोगे, फॉर्मूला सबको पता है, एरिया का क्या होता है, πr²। अब ध्यान दीजिए, जोन इस तरीके से है, ठीक है। अब पहले जोन का एरिया निकालना है आपको, तो पहला जोन तो यही है सारा ही। कितनी रेडियस है, R1 रेडियस है, R1 रेडियस है, पॉइंट O हो गया, ये पॉइंट M1 हो गया। तो ये देखिए पहला R1 रेडियस का OM1 छोटे वाला,
इसका पूरा एरिया निकालना है, एरिया ऑफ फर्स्ट जोन। पहले जोन का एरिया आ गया भाई पाई R1 स्क्वायर। R1 की वैल्यू आपको पता है, अंडर रूट R1 पता है मुझे n लैम्डा, तो R1 हो जाएगा b लैम्डा, अंडर रूट b लैम्डा। तो मेरे पास A1 आ गया, पहले का एरिया आ गया पाई b लैम्डा, पहले का एरिया आ गया पाई b लैम्डा, इक्वेशन नंबर 2। अब बात करते हैं एरिया ऑफ सेकंड जोन। अब जो सेकंड जोन है भाई वो इस तरीके से, पहला जोन उसके ऊपर है ये दूसरा जोन, यानी कि पहला जोन खत्म होता है M1 पे, दूसरा जोन M2 पे, ये इतना इतना है दूसरा जोन, है ना। यानी कि पहला जोन इतना इतना था, दूसरा जोन इतना इतना, कितनी रेडियस है ये वाली R2 और ये वाली कितनी है R1। बड़े वाले में से पाई R2 स्क्वायर, बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दूं, और आपको पता है R2 कितना आएगा, चूंकि Rn की वैल्यू मुझे पता है nb लैम्डा है, तो यहां से R2 क्या आ जाएगा 2b लैम्डा, और R1 क्या आ जाएगा अंडर रूट b लैम्डा। सही है, तो 2b लैम्डा और b लैम्डा रख दूं, पाई 2b लैम्डा माइनस पाई b लैम्डा, कैंसिल हो जाएगा, A2 आ जाएगा जी पाई b लैम्डा। ध्यान दो, इक्वेशन 2 और 3 को देखो ध्यान से, दोनों जोन का एरिया बराबर है। बात करते हैं डैश डैश करके, आप लोग सॉल्व कर सकते हो एरिया ऑफ nth जोन। तो an निकालोगे, क्या निकालोगे, पाई Rn स्क्वायर माइनस पाई Rn माइनस 1 स्क्वायर। सही है, Rn स्क्वायर की ये बड़े वाला है जिसकी रेडियस है Rn, उसके अंदर से छोटे वाला माइनस कर दो जिसकी रेडियस है Rn माइनस 1, मेरे पास इतना इतना एरिया मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। Rn की वैल्यू है nb लैम्डा, इसकी वैल्यू है n माइनस 1b लैम्डा, क्या कैंसिल हो रहा है, पाई nb लैम्डा माइनस पाई nb लैम्डा प्लस पाई b लैम्डा, पाई nb लैम्डा से पाई nb लैम्डा डिस्काउंट, an की वैल्यू आ गई पाई b लैम्डा। क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, हेंस फ्रॉम सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर डैड 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 AN सब क्या है, बराबर है। इसका मतलब सभी जोन का एरिया बिल्कुल बराबर होता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे। अब 2 पॉइंट हो गए, एवरेज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P यानी कि बिंदु P की फ्रॉम nth जोन, बिंदु P की nवें कटिबंध से औसत दूरी पढ़ेंगे। बिंदु P की nवें कटिबंध से औसत दूरी, एवरेज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P। देखो पॉइंट P nth जोन से एवरेज कितना दूर है याद रखना है। आपको पता है P की mn से दूरी PMN है, और n-1 वाले से दूरी PMN-1 है, उसमें डिवाइड कर दीजिए 2 का, वो जोन माइनस पिछले वाले जोन की दूरी, याद रखना। आगे वाला n+1 नहीं कर देना है, गड़बड़ हो जाएगी। पिछले वाले जोन n-1 वाले और nवें जोन दोनों की जो डिस्टेंस है P से, उनका एवरेज लेना है, और उसको लिखूंगा मैं xn। तो PMN सबको पता है B प्लस n लैम्डा बाई 2 है, और PMN-1 हो जाएगा B प्लस n-1 लैम्डा बाई 2, और पूरे के अपॉन में 2 लगा लीजिए। आंसर हाजिर है, B प्लस B 2B बाई 2B प्लस n लैम्डा बाई 2 एक ये रहा, n लैम्डा बाई 2 एक ये रहा, 2n लैम्डा बाई 2 यानी कि n लैम्डा बाई 2। समझ गए, लैम्डा बाई 2 ये रहा, डिवाइड बाई 2 यानी कि माइनस का लैम्डा बाई 4 आपके पास आ जाएगा, लैम्डा बाई 4 आ जाएगा। लैम्डा बाई 4 कॉमन ले लीजिए यहां से,
लैम्डा बाय 4 जब कॉमन लोगे यहां तो बचेगा 1, यहां क्या बचेगा 2n, क्या बचेगा 2n, तो xn क्या आ गया b प्लस लैम्डा बाय 4 इंटू 2n माइनस 1। ये जो जोन है, अब देखो पहला जो जोन है वो b दूरी पर है, और मैंने आपको बताया था कि फ्रेनेल ने ये बताया कि दो जो अर्धावर्ती कटिबंध होते हैं क्रमागत रूप से जो आते हैं उनके बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो कितने का होता है, कितने का होता है, फेज डिफरेंस पाई का होता है, और पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का होता है। दो क्रमागत अर्धावर्ती कटिबंधों के बीच में कलांतर कितने का है, पाई का, और पथांतर कितने का, लैम्डा बटे 2 का। खुद देखो पाई कलांतर का मतलब क्या है कि अगर एक इस तरफ जा रही है तरंग तो दूसरी उल्टी डायरेक्शन में आ रही है, इसका मतलब अगर एक पॉजिटिव है पहली तो दूसरी नेगेटिव, तीसरी फिर पॉजिटिव, चौथी नेगेटिव, ऐसे ही चलेगा। यानी कि ये बिल्कुल विपरीत कला में होती है। या मैं ये कह दूं कि पहली तरंग पहले अर्धावर्ती कटिबंध यानी कि पहले हाफ पीरियड जोन की वेव और तीसरे हाफ पीरियड जोन की वेव और पांचवें हाफ पीरियड जोन की वेव ये सेम फेज के अंदर है, और दूसरी चौथी छठी यानी कि जो इवन नंबर वाले आपके पास आ रही है अर्धावर्ती कटिबंध उनकी एक फेज के अंदर है, और बाकी जो ओड वाली है वो फेज के अंदर है सारी। यानी कि जैसे ये देखो यहां से जा रही थी तो बी थी, अब देखो दूसरी जो जा रही है वो पाई कोण बनाती है इस पहली के साथ, तो इसका मतलब ये पाई हो गया। अब दूसरी देखिए, दूसरी बनाती है इसके साथ पाई आगे 2 पाई, तो 2 पाई और 0 कला में होते हैं, फेज में होते हैं, और पाई और 3 पाई फेज में होते हैं। 2 पाई का डिफरेंस हो जाए वहां पे फेज में हो जाते हैं, 360 डिग्री का चक्कर लगा के पूरा वापस वही आ जाता है 2 पाई के बाद। तो इसलिए इसका मतलब क्या हो गया कि इवन नंबर वाले एक दूसरे के साथ फेज में है और ओड नंबर वाले एक दूसरे के साथ फेज के अंदर होते हैं। ये तो आपके पास हो गया कि फेज की बात कि सारे जो होते हैं वो इवन नंबर वाले फेज में हैं, ओड नंबर वाले अपने फेज के अंदर होते हैं। अब देखो एक जो चीज यहां से मेनली आता है कि जो पॉइंट P तक यहां से चल के अर्धावर्ती कटिबंध है सारे, इनसे चल के पॉइंट P तक जो मेरे पास लाइट पहुंच रही है, मान लीजिए कोई n कटिबंध है मेरे पास, ये पॉइंट है MN, यहां से देखो यहां पे पहुंच रही है, रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, ये रे ऑफ लाइट कितना एंगल बनाती है, मान लीजिए थीटा n एंगल बनाती है, कितना एंगल बनाती है, थीटा n एंगल बनाती है। अब क्वेश्चन यहां से ये आपसे पूछता है कि जो भी रे ऑफ लाइट जाती है उस रे ऑफ लाइट जहां पर जो पहुंच रही है उसका वहां पर आयाम क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है। तो ध्यान रखना है प्रैक्टिकली कि उसका जो एम्पलीट्यूड होता है E0n से लिखेंगे हम कि nth जोन से चलकर P तक पहुंचने वाली जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, E0n। वो प्रोपोर्शनल होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है इस जोन के एरिया AN के, अभी जो निकाला है प्रोपोर्शनल होता है जोन के। जितना बड़ा जोन का एरिया होगा ना उतना ही पॉइंट P के ऊपर ज्यादा इंटेंसिटी मिलेगी। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड एक ही बात है, आयामों की बनता उतना ही ज्यादा एम्पलीट्यूड मिलेगा, पहली चीज हो गई। और इसका मतलब है पाई डी लैम्डा, वो इक्वेशन 1 हो गई, ये पहला रूल हो गया। दूसरी चीज जितनी ज्यादा दूर होगी ये पॉइंट भी जितना इससे दूर होता जाएगा इंटेंसिटी घटेगी कि बढ़ेगी, वो ऑब्वियस है, जितना पॉइंट दूर होता जाएगा इंटेंसिटी उतनी घटती जाएगी। इसका मतलब जो एवरेज डिस्टेंस हमने बनाई है xn उसके होता है व्युत्क्रमानुपाती, अभी जो निकाला था पॉइंट xn भी होता है व्युत्क्रमानुपाती। ये आपके पास हो गया सेकंड रूल, ये 2 रूल हो गए। तीसरा रूल अभी हमने पढ़ा फेज के बारे में, इसका मतलब फेज के ऊपर डिपेंड करता है, फेज पर डिपेंड करता है, ये तीसरे रूल के अंदर जस्ट लिख देना है। चौथा रूल, ये जो एंगल cos थीटा है, ये जो एंगल है थीटा, ये जो E0n होता है इसके 1 प्लस cos थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये फ्रेनेल ने बताया। फ्रेनेल ने ऐसे ही बताया, तो हमें ऐसे इसको याद रखना है। जैसे बायो-सावर्त लॉ और एम्पियर्स लॉ के स्टेटमेंट होते हैं, एज इट इज उन्होंने बताए हैं, भी तो याद रखने पड़ते हैं, ये भी याद रखना पड़ेगा ये फ्रेनेल ने कैसे बताया। उसके बाद सबको कर दीजिए कंबाइन,
कंबाइन करोगे तीन ही चीजें हैं, ये तो एक लाइन है सिंपल की, डिपेंड करता है फेज पे, सबको कंबाइन कर दिया, हेंस E0n प्रोपोर्शनल आ गया पाई बी लैम्डा के डिवाइड बाय xn 1 प्लस cos थीटा एन। xn की वैल्यू अभी अभी निकाली, इस जगह पे लिखी हुई थी मैंने रफ कर दी, अभी अभी xn की वैल्यू निकाली है, वो वैल्यू यहां रख देते हैं, आपके पास एम्पलीट्यूड आ जाएगा E0n। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, पाई बी लैम्डा डिवाइडेड बाय xn की वैल्यू रख दो b प्लस 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 4 इंटू 1 प्लस cos थीटा n। एक बात बता सकते हो आप कि पाई बी लैम्डा सबका समान, ये सबके लिए बराबर, ये भी सबके लिए थोड़ा थोड़ा चेंज होगा थीटा n। सबसे ज्यादा E0n किस पे डिपेंड करता है? xn पे, है ना? E0n xn पे डिपेंड करता है, जिसकी दूरी पॉइंट P से ज्यादा होगी उसकी वजह से इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड कम होगा। तो पहले की बात करते हैं, पहले से दूरी क्या है? थोड़ी, सबसे कम दूरी यही है, सबसे कम डिस्टेंस यही है O से लेकर P तक, उसके बाद तो इंक्रीज होती जाएगी, लाइन लंबी होती जा रही है। इसका मतलब सबसे कम डिस्टेंस ये है ना, इसका मतलब x1 से x2 बड़ा, उससे x3 बड़ा, x4 डैश 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 xn डैश डैश डैश। इसका मतलब जैसे जैसे मैं जोन ऊपर चलता जाता हूं, पहले जोन की डिस्टेंस है एवरेज x1, दूसरे जोन की P से डिस्टेंस है x2, तीसरे जोन की P से डिस्टेंस है x3, जैसे जैसे आगे जाता जाऊं ऑब्वियस है, देखो डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। इसका मतलब एम्पलीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x के, उल्टा होता जा रहा है। E0n 1, E02, E03, E04, सबसे कम एम्पलीट्यूड लास्ट वाले का होगा, सबसे कम एम्पलीट्यूड लास्ट वाले का होगा, इसलिए टोटल एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? टोटल एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? कुल आयाम E इज इक्वल टू E01, क्या प्लस लगाऊंगा सबके बीच में, यही तो समझना है। अब एम्पलीट्यूड पहले का दूसरे के उल्टा है, फेज अभी बताया ना कि पाई फेज होता है, पाई फेज डिफरेंस है, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, समझ रहे हो? लास्ट वाला आ जाएगा प्लस माइनस 1 की पावर n E0n, फिर डैश डैश लगा सकते हो, माइनस 1 की पावर n E01 ऐसे शो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप E0n को 1 पुट करो, ठीक है। अब देखो E0n मुझे पता नहीं, n को 1 पुट, इसको 2n भी नहीं कर सकते, इसको माइनस 1 आगे माइनस लगा दो फिर, तो इसके बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये ठीक है पैरेलल आ जाएगा, समझ गए? इसी तरीके से ये शो हो जाएगा, 1 पुट करो पहला स्टेप, 2 पुट करो दूसरा स्टेप, 3, इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर होगी बात? अब देखिए, अब इस चीज को क्या कर सकते हैं, आगे और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। क्या करोगे? E02 जो है, जो माइनस वाले हैं ना, उनको ऐसे लिखो, आसपास वालों का जोड़ करके आधा लिख सकता हूं क्योंकि बिल्कुल बीच में होता है ये। इसी तरीके से E04 है, उसको लिख सकता हूं E03 प्लस E05/2, E06 है, उसको लिख सकता हूं E02 एंड सॉरी E05 एंड E07/2, सो ऑन। इस तरीके से पुट करोगे जब E01 एज इट इज माइनस E01 प्लस E03/2 प्लस E03, सो ऑन चलता जाएगा, एंड में माइनस 1 की पावर n इंटू E0n। अब सीधी सी बात है, ये देखिए E0n यहाँ एक आधा ही आ गया, तो E01 तो आधा बच गया, बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि देखो ये E03 है। अगला स्टेप देखो, E03 प्लस E05/2 डैश डैश, ध्यान दो आधा ये खत्म, बीच वाले सारे खत्म, ये लास्ट वाला और पहले वाला आता है, इसी बाद में डैश डैश नहीं लगाना, बाद में डैश डैश लगाओगे तो इसको भी 0 करना पड़ेगा। यहाँ पर खत्म हो रहा है तो क्या आ जाएगा, E01/2 आप लिख सकते हो प्लस माइनस 1 की पावर n E0n/2, इस तरीके से लिख सकते हो। अगर इफ n गोज टू इंफिनिटी वेरी लार्ज, अगर n बहुत ज्यादा कर दें तो क्लियर सी बात है n बहुत ज्यादा हो गया, ध्यान दो पहले ही कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, बिल्कुल खत्म हो जा रहा है।
एम्पलीट्यूड खत्म, क्योंकि डिस्टेंस ये इतनी दूर जाके बढ़ेगा कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये वैल्यू खत्म हो जाएगा ये, तो E0 एंड ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो आपके पास हेंस आंसर आ जाएगा E इज इक्वल टू E0 1/2। और इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है एम्पलीट्यूड का प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। इसका मतलब क्या हो जाएगी, E0 1 के स्क्वायर बाय 4, ये इंटेंसिटी का स्क्वायर हो जाएगी।